सर 2025 का सबसे बड़ा स्कैम कौन सा हो सकता है जिससे लोग सतर्क रहें? 2025 का सबसे बड़ा स्कैम जो होने वाला है वो AI। सबसे वर्स्ट स्कैम आपने अभी तक क्या देखा है? डीप फेक पावर्ड सेक्सटॉर्शन, ये एक बहुत ही घिनौना किस्म का साइबर क्राइम है। करेक्ट। अगर आपका डीप फेक बना है जो आपने नहीं बनाया और वो कहीं भी प्रकाशित हुआ है तो सबसे पहले बात उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसे गिबली में डेटा देना सही है? गिबली में डेटा देना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इंश्योर करना है कि छोटे लालच में नहीं पड़ना, अपने डेटा को गिरवी नहीं रखना। करेक्ट। अपनी प्राइवेसी, अपनी पर्सनल लिबर्टी, अपनी डिजिटल राइट्स का संरक्षण। को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप स्कैम में नहीं फंसना चाहते हैं तो सारे सजेशंस को डेफिनेटली आप एक बार सुनिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में स्कैम से बचाएंगे। यूथ पॉर्न साइट्स बहुत ओपन करते हैं सर, और उसके थ्रू क्या साइबर क्राइम कैसे हो सकता है? देखिए, पहले बात तो मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि सेक्शन 67 IT एक्ट में 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। बैंक के स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ बेसिक प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। व्हाट्सएप आपको लगता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ऐसा है नहीं। साइबर क्राइम अगर आपको लॉन्च करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, ये साइबर क्राइम ऐसा नहीं है कि 50-60 साल में उसकी मृत्यु हो जाने वाली है, ये आजीवन रहने वाला है, अमर है। जोहार, सबका नंबर आएगा, ये लाइन सबने सुनी होगी, क्योंकि जब जिक्र होता है साइबर क्राइम का, साइबर स्कैम का, तो जामताड़ा सबसे फेमस है, क्योंकि एपी सेंटर ऑफ साइबर स्कैम हम जामताड़ा को कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर ना आए तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट, इंडिया एज इन पूरे वर्ल्ड में टॉप 4 साइबर लॉयर्स में से एक, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। आज के चैट जीपीटी के ज़माने में जिन्होंने सब जो चैट जीपीटी से बुक लिखते हैं, उन्होंने अभी तक 200 से ज़्यादा बुक लिख चुकी हैं अपनी ज़िंदगी में। आज हमारे साथ डॉक्टर पवन दुग्गल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पर आकर। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है कि आज आपके इस पॉडकास्ट से लोग आज सेफ महसूस करेंगे, क्योंकि उनको एक डायरेक्शन मिलेगा। लोग ऑलरेडी सेफ हैं, सिर्फ उनको अपनी नींद से जगने की ज़रूरत है और कुछ बेसिक चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम जहाँ एक बार हम थोड़े बहुत केयरलेस हो जाते हैं, वहीं पर ही हमारा एक्सपोजर साइबर क्राइम के प्रति बढ़ जाता है। करेक्ट। सर, ऑफ द कैमरा जब मैं आपको सुन रहा था, आपने 2000 2000 में आपने साइबर क्राइम पे एक लॉ भी आपने उस पर बातचीत करी और आपने सबमिट किया था। उस टाइम पे सर झारखंड अलग हो रहा था बिहार से। जी। आपने वहाँ पे साइबर लॉ बनाया था और हमारे यहाँ साइबर क्राइम शुरू हो रहा था। तो सर, आप 25 साल में साइबर क्राइम को कैसे देखते हैं? 25 साल में मैं देखता हूँ कि साइबर क्राइम एक नवजात शिशु था जिसकी शुरुआत हुई थी। एक्चुअली शुरुआत उसकी 1995 के आसपास हो गई थी, लेकिन सन 2000 में वो एक नवजात शिशु था जो करीबन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन वो शिशु बहुत जल्दी बढ़ गया और अब जो है 2025 में वो एक रीजनेबल मैच्योर लेवल पे आ चुका है, जहाँ पर मैं कहूँगा कि आपने बचपन से लगभग 35-40 साल तक का आपने सफ़र तय कर लिया है। लेकिन ये साइबर क्राइम ऐसा नहीं है कि 50-60 साल में उसकी मृत्यु हो जाने वाली है, ये आजीवन रहने वाला है, अमर है। जब तक इंटरनेट है तब तक साइबर क्राइम रहेगा, ये बात को समझना है। और अब धीरे धीरे, क्योंकि अब मैच्योर हो रहा है, उसको शक्तियाँ मिल रही हैं, उसको आभास हो रहा है कि अपने आप को किस तरीके से उभरते हुए समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना है। वो परिवर्तन कर रहा है और आने वाले समय में और बलवान और शक्तिशाली बन जाने वाला है साइबर क्राइम। ये बुनियादी तौर पर मुझे नज़र आता है और आने वाला समय तो इसका एक विकराल स्वरूप हम सबके सामने लेकर आएगा। ये तो बहुत खतरनाक वाली चीज़ें हैं जब आपने अभी, लाइक, शायद लोग डर भी ना जाए। बट सर, आपके एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ आप ये बताइए सबसे वर्स्ट स्कैम आपने अभी तक क्या देखा है? देखिए, वर्स्ट स्कैम एक बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव टर्म हो जाता है। वर्स्ट स्कैम किसके दृष्टिकोण से? व्यक्ति के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से, राष्ट्र के दृष्टिकोण से। समाज के दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ तो आजकल जो वर्स्ट स्कैम चल गया है वो खास तौर पर
भारतीय लड़कियों, भारतीय नारियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की दिशा में है। वो आजकल जो स्कैम चला है वो है डीप फेक का स्कैम, जहाँ पर लड़कियों ने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी उन्हें हैरेसमेंट और एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। पहला तो बात होती थी कि ठीक है जी, आपने कुछ गलत काम कर दिया, आपने कुछ ऑब्सीन कंटेंट कर लिया, आपका ऑब्सीन कंटेंट रिकॉर्ड हो गया और फिर उसको प्रदर्शित किया गया, दैट इज़ वन इशू। आजकल तो ये हाल है कि आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। करेक्ट। और ये इसको आज अंजाम देने में हमारी मदद कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आज अलाउ करता है कि हम डीप फेक्स किसी भी स्रोत से, किसी भी पिक्चर से, किसी भी व्यक्ति का कभी भी बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रश्मिका मंदाना हो, ज़रूरी नहीं है आप कटरीना कैफ हो, आलिया भट्ट हो, तभी आपका डीप फेक बनेगा। आज वो दौर आ गया है कि हर भारतीय महिला का, हर भारतीय पुरुष का डीप फेक बन सकता है, हो सकता है बन भी रहा है। और आपकी शक्ल को इतनी ज़बरदस्त कन्विंसिंग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो देखने वाला है उसको पूरा कन्विक्शन हो जाता है कि साहब आप गलत काम कर रहे हैं, आपने ऑब्सीन काम किया है। हालांकि आपका ऑब्सीन काम से कोई दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं होगा, आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। करेक्ट। अल्टीमेटली ये करके डीप फेक के माध्यम से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं डीप फेक इनेबल्ड सेक्सटॉर्शन। ये नया प्रकार का डीप फेक अलग क्राइम था, सेक्सटॉर्शन अलग क्राइम था, लेकिन ये दोनों क्राइम्स के मिश्रण के साथ ये जो नया कॉम्बिनेशन निकल कर आया है, डीप फेक पावर्ड सेक्सटॉर्शन, ये एक बहुत ही घिनौना किस्म का साइबर क्राइम है। करेक्ट। जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है, अननेसेसरी हैरेसमेंट हो रही है। आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आपकी छवि पूरी तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, जो आपके पति हैं, आपके परिवारजन हैं, वही आपके ऊपर शक कर रहे हैं कि साहब आपने गड़बड़ कर रखा है। और कहीं ना कहीं उसका असर इन महिलाओं की करंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पर, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पर भी पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो ये हालत हो गई कि किसी बंदे ने कुछ भी नहीं किया लेकिन उसे सज़ा मिल रही है किसी एक साइबर क्राइम को लेकर जिसने कभी किया नहीं, किसी और व्यक्ति ने किया, शरारत किसी और की, लेकिन उसका खमियाजा कोई और व्यक्ति भुगत रहा है। तो सर इससे बचने का कुछ अगर कोई इस पे क्लेम करना चाहता है या केस करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, अगर आपका डीप फेक बना है जो आपने नहीं बनाया और वो कहीं भी प्रकाशित हुआ है, तो सबसे पहले बात उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। उसके आधार पर जो कंसर्न प्लेटफॉर्म है उनको शिकायत करिए। ठीक है। लेकिन प्लेटफॉर्म कहेगा साहब ये तो लॉ एनफोर्समेंट का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना लीजिए और उसके तत्पश्चात दो चीज़ें करिए। एक तो आप जाइए राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, यानी कि cybercrime.gov.in। ठीक है। वहाँ पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट दाखिल करिए कि साहब ये डीप फेक का केस हुआ है, मैं शिकार बन गई हूँ या बन गया हूँ, तो प्लीज़ आप एक्शन लीजिए और साथ में जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो दे दीजिए। द मोमेंट आप ये फाइल करेंगे आप एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट कर पाएंगे। ठीक है। ये नंबर गृह मंत्रालय द्वारा इशू किया हुआ नंबर होता है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा। ठीक है। वो रेफरेंस पॉइंट को आधार बनाते हुए आप उसी कंप्लेंट की कॉपी आप दीजिए सब कंसर्न प्लेटफॉर्म पर कि साहब ये डीप फेक बना है, ये झूठा है, बेबुनियाद है, मैंने देखिए साइबर क्राइम कंप्लेंट कर दी है, आप ये कंप्लेंट की कॉपी लीजिए, इसलिए इसको रिमूव करिए। अगर आप ऑनलाइन ये नहीं जाना चाहते तो आपके पास सरकार दूसरा विकल्प बोलती है कि आप 1930 कॉल कर लीजिए। ठीक है। विच इज़ द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। वहाँ पर भी आप ऑनलाइन फ़ोन पे शिकायत करा सकते हैं। प्रोएक्टिव है सर, टीम प्रोएक्टिव है। टीम प्रोएक्टिव है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि आजकल इतना ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं तो कई बार लोग शिकायत करते हैं कि साहब 1930 पर फ़ोन कोई नहीं उठाता। उसका रीज़न है कि वो लोग एक लाइन पर एक ही बंदा लगा हुआ है। करेक्ट। या कई सारे एजेंट्स एक साथ लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि कॉल ज़्यादा आ रही हैं तो वो कॉल्स को फिलहाल पूरी तरीके से एड्रेस नहीं किया जा पा रहा है। करेक्ट। इन एनी केस क्वांटम ऑफ साइबर क्राइम इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब थैंक्स टू द सरकार, और क्योंकि सरकार अब इस तरह के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है 1930 को लेकर और cybercrime.gov.in को लेकर, और बहुत काफ़ी प्रमोशन भी कर रही है। काफ़ी प्रमोशन कर रही है। आज मैं आपको कॉल करता हूँ तो पहले कॉलर ये ट्यून यही आता है
कि साहब इन पर आप जाइए रिपोर्ट करिए। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना के उसे प्रमोट करा रही है। सब जगह इसको प्रमोशन करने किया जा रहा है, तो उससे सडनली लोगों में जागरूकता बढ़ी। करेक्ट। विद द रिजल्ट क्या हुआ है कि क्वांटम ऑफ साइबर क्राइम केसेस जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। समझ गया। अब हमारे को अपने सिस्टम्स को और ज़्यादा सशक्त बनाना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, ताकि जो ये न्यू डिमांड है करेक्ट, उसको भी हम प्रॉपर्ली समझिए एड्रेस कर सकें। करेक्ट। सर जैसे आपने बताया ये डीफेक के बारे में कैसे कंप्लेन करना है, सर लोग अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है गिबली, अभी आप फिर से ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तो सर गिबली में डेटा देना सही है? गिबली में डेटा देना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका रीज़न है, देखने में मन लुभावनी चीज़ लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन दूर से तो आग भी अच्छी लगती है। आग के पास जाएंगे तो आग आपको जला देगी। करेक्ट। गिबली आर्ट भी एक आग की तरह है। क्यों? क्योंकि जब आप एआई से गिबली आर्ट बनाते हैं तो पहले एआई कहता है कि आप मुझे अपनी कोई तस्वीर भेजिए, तो आप अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं। अगर वो आपकी पर्सनल तस्वीर है तो टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है कि साहब जो आपकी पर्सनल तस्वीर है वो एक पब्लिक डेटा सेट में चली जाएगी। उसका मतलब कि अब आपकी निजता का अधिकार उसमें नहीं रहेगा। उस पब्लिक डेटा का इस्तेमाल करेगा ये सर्विस प्रोवाइडर, ये प्लेटफॉर्म, ताकि अपने एआई प्रोग्राम को और ज़्यादा बेहतर ट्रेन कर सके। करेक्ट। तो आपकी प्राइवेसी तो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगी। करेक्ट। तो आज तो आपने गिबली आर्ट बना लिया, लेकिन वो जो आपने पर्सनल फोटोग्राफ डाल दी वो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। उसका कल ना परसों उसका मिसयूज होने वाला है। जब होगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिड़िया जो है, सोर्स पता ही नहीं आपने कहाँ से दिया। चिड़िया खेत जा चुकी है ना। करेक्ट, वो ऑलरेडी जा चुका है। कुछ नहीं पता, आपके कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो पासिंग फैड्स को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। करेक्ट। हाँ, लोग कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। जरूरी नहीं है कि सारे लोगों के माथे लाल हैं तो आप ईंट को अपने सिर पर मारिए और अपना माथा लाल करिए। जरूरी नहीं है। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार की आवश्यकता नहीं। एटलीस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ तो लीजिए। करेक्ट। देख तो लीजिए वो आपका डेटा का करने के वाले हैं। और ये जो आपको फ्री वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रहे हैं, गिबली आर्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हमारे में क्या खास बात है कि हमें चीज़ें फ्री मिलनी चाहिए, जिसको बनाने में हमको कई $बिलियन लग गए? तो उसका रीज़न सीधी सी बात है, वो हमारे डेटा में इंटरेस्ट रखते हैं। और जब कुछ भी चीज़ फोन तक घुसना चाहते हैं, सब कुछ, जब वो मुझे कुछ भी चीज़ देते हैं जो वर्ल्ड क्लास फ्री है, तो मैं प्रोडक्ट बन जाता हूँ। मेरा डेटा उनको चाहिए, वो डेटा इस्तेमाल करते हैं और फिर दुरुपयोग करते हैं, मोनेटाइज करते हैं। करेक्ट। सो हमें इंश्योर करना है कि छोटे लालच में नहीं पड़ना, अपने डेटा को गिरवी नहीं रखना। करेक्ट। अपनी प्राइवेसी, अपने पर्सनल लिबर्टी, अपनी डिजिटल राइट्स का संरक्षण करना है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप स्कैम में नहीं फंसना चाहते हैं तो सारे सजेशंस को डेफिनेटली आप एक बार सुनिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में स्कैम से बचाएंगी। सर एक और चीज़ इसमें था, गिबली के पहले मैं सोच रहा था ट्रू कॉलर से भी सर कुछ स्कैम हो सकता है, जो नंबर सब अपने रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो डेटा भी सही है? देखिए, ट्रू कॉलर को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। जब मैं ट्रू कॉलर को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करता हूं तो वो मुझसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है। उन परमिशंस में एक्सेस टू माय डेटा है, एक्सेस टू लॉट ऑफ मेटा डेटा है एंड अदर थिंग्स। अब प्रॉब्लम है, अगर आप उसे पूरी परमिशंस नहीं दोगे तो वो ऐप चलेगा नहीं चलेगा। आप पूरी परमिशंस दे देते हैं, आपका सारा डेटा बाहर चला जाता है। तो अगर किसी ने आपका नाम दूसरे नाम से सेव कर रखा है, आपका नंबर किसी दूसरे नाम से सेव कर रखा है, तो उनके डेटाबेस में आपका रियल नंबर तो जाएगा, लेकिन आपका रियल नाम नहीं जाएगा, कोई और नाम से जाएगा। करेक्ट, समझ गया। तो उससे आपकी छवि पर इम्पैक्ट हो सकता है, उससे इम्पर्सोनेशन भी किया जा सकता है। तो आजकल परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो गए, लेकिन आजकल ट्रू कॉलर की थोड़ी बहुत अहमियत कम हो गई है। क्यों? जब से एआई आया है तब से साइबर क्रिमिनल्स कह रहे हैं कि बॉस हम एआई का इस्तेमाल करेंगे लोगों को टारगेट करने के लिए। ट्रू कॉलर में तो लोगों को पता लग ही जाता है कि चलो ठीक, हो सकता है गलत नंबर है, हो सकता है सही नंबर है, स्कैम हो। तो अब एआई के थ्रू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। समझ गया। तो सर पता है यूथ में मैं चाहता हूँ कि लोग इससे अवेयर रहें। यूथ पॉर्न साइट्स बहुत ओपन करते हैं सर, और उसके थ्रू क्या साइबर क्राइम कैसे हो सकता है? देखिए, पहले बात तो मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इंडिया में पोर्नोग्राफी को देखना जुर्म नहीं है। कोई लॉ पार्लियामेंट ने, सरकार ने नहीं पास किया है जो कहता है कि पोर्नोग्राफी को देखना जुर्म है। तो बहुत सारे यूथ देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कानून कहता है कि जब आप इस
ऑब्सीन कंटेंट को प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं, तब वो ऑफेंस बन जाता है। सेक्शन 67 IT एक्ट में 3 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो ये तो बात हुई लीगल स्टैंड पॉइंट। लेकिन बहुत सारी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स में जानबूझ के मैलवेयर, स्पाईवेयर, मलिशियस प्रोग्राम्स डाले जाते हैं। तो आप अक्सर देखते हैं, कई बार आप जब पोर्नोग्राफिक वेबसाइट ढूंढते हैं या उसको ब्राउज करते हैं तो आपका सिस्टम या आपका फ़ोन हैंग करने लग जाता है, कई बार फ्रीज हो जाता है, कई बार डेटा उड़ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि मलिशियस प्रोग्राम्स वो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट के माध्यम से आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड, और किसी को पता नहीं चल रहा है, लोगों को नहीं पता लग रहा, लेकिन आपका डेटा इम्पैक्ट हो जाता है, डेटा करप्ट हो जाता है, डेटा उड़ जाता है। कई बार हमें पूरे सिस्टम को भी फॉर्मेट करना पड़ता है, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि थोड़ा सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स अडॉप्ट करना ज़रूरी है। अगर आपने पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे भी जाना है तो एटलीस्ट आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे ना जाएं जिसके अंदर मिलिशियस कोड हो, करेक्ट, या स्पाईवेयर या मैलवेयर हो जो आपके सिस्टम को आके ख़राब कर जाए, उसकी डेटा को आके ख़राब कर जाए। समझ गया। सर आप बढ़ते हैं सर साइबर स्कैम में। फॉर एग्जांपल सर पहले के साइबर स्कैम जैसे हमने जो देखा है कि कॉल करके OTP, सर ये जो OTP है सर, नोएडा में कभी काफ़ी केसेस और कई जगह हमने सुना है कि डिलीवरी बंदा आता है सामान के कुछ डिलीवर करने, कुछ भी गुड्स, और वो OTP मांगता है और वो आपका पैसा वहीं पे उड़ जाता है। तो सर इसको कैसे रोक सकते हैं, या फिर इस पर हम कैसे? देखिए, कई बार ये आता है कि साहब हम आपके आए हैं, ये सामान अच्छा आपका नहीं है बट मेरा चक्कर ख़राब हो जाएगा, OTP आएगा, आप OTP दे दीजिए। बेसिकली ये OTP कुछ नहीं होता है, ये OTP के माध्यम से आपके सिस्टम, आपके बैंकिंग अकाउंट्स को हैक किया जाता है। एक बार अकाउंट को जब कोई बंदा एक्सेस कर रहा है तो सिस्टम OTP जनरेट करता है, वो किसी ना किसी बहाने से आपसे OTP लेना चाहते हैं। आप जैसे वो OTP दे देते हैं, वो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में से खाते में से पैसा निकाल लेते हैं और आपको साइबर क्राइम का शिकार बना देते हैं। कई बार तो ये भी होता है, वो कहते हैं कि साहब मैं आपको डिलीवर करने आया था बट सामान नहीं आया, बट मेरे को अपनी ट्रिप तो दिखाना, तो इसलिए आपको पास OTP आएगा, आप वो कर लीजिए। कई बार लोग कहते हैं कि सर हम आपकी लोकेलिटी तक तो आ गए हैं लेकिन आपका सामान नहीं आया है, तो आप हमको फ़ोन ही पर OTP बता दीजिए ताकि हमारा चक्कर भी बच जाए, आपका भी हेडेक ऑफ हो जाए। थंब रूल ये है कि किसी बंदे को OTP आपने नहीं देना। OTP देना है तो केवल अधिकृत बंदों को देना है, किसी को नहीं जानते तो बिल्कुल नहीं देना। और अगर आप नहीं OTP देंगे तो क्या होगा, वर्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ना होने दें। जहाँ आपको शक नज़र आ जाए, जब आपको सस्पिशन नज़र आए, मुझे लगता है वहाँ पर आपको OTP बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बिकॉज OTP तो दरवाज़ा है ना, एक बार आपने खोल दिया दरवाज़ा तो अंबार आ जाएगा, पूरा फ्लड नज़र आ जाएगा, आपका सारा पैसा निकाल कर लेकर बाहर चला जाएगा। करेक्ट सर। तो सर बैंक का जो आपका स्कैम होता है उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए लोगों को? बैंक के स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ बेसिक प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। पहली बात, अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरी बात, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को अपने फ़ोन पर सेव करके ना रखें। ठीक है, लोगों को लगता है कि फ़ोन है मेरी जेब में, सुरक्षित है। फ़ोन सबसे असुरक्षित डिवाइस है, तो फ़ोन पर अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। तीसरी बात, बहुत सारे लोग अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर रख लेते हैं, पासवर्ड सेव कर लेते हैं। वो बिल्कुल ना करिए, क्योंकि वो आपके व्हाट्सएप को हैक करना बच्चों का खेल है। चौथी बात, सबसे आसान है, बहुत आसान है। देखिए, व्हाट्सएप आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, ऐसा है नहीं, पर सर दिखाता है कि सबसे सेफ है, एनक्रिप्टेड है। तो वही बात है ना कि जो दिखाता है वो अलग होता है, जो वास्तविक है वो अलग होता है। व्हाट्सएप डेटा तो बहुत वास्ट है, इस पर तो मैं आपसे लंबा हो जाएगा, बट हाँ, देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो उस बात को हमें समझना चाहिए। व्हाट्सएप अपने आप को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बोलता है, लेकिन व्हाट्सएप तभी इनक्रिप्टेड है जब मैं आपको मैसेज भेजता हूँ और आप जब तक आपको रिसीव नहीं होता, ऑन द वे कोई पढ़ नहीं सकता, समझ आती है। लेकिन जब मैं व्हाट्सएप पे मैसेज बना रहा हूँ तब वो अनएनक्रिप्टेड है। जब आप मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ते हैं तब वो अनएनक्रिप्टेड है। तो आपके फ़ोन को हैक करना, मेरे फ़ोन को हैक करना बच्चों का खेल है। करेक्ट। तो इन अ सिनेरियो लाइक दिस मुझे लगता है कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल जानकारी आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ट्रांसमिट ना करें। चौथी बात, अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड के साथ जो जुड़ा हुआ अकाउंट है उसमें लिमिटेड पैसे रखिए। अच्छा, 5,000, 10,000, सो दैट अगर उसका नुकसान भी हुआ तो उसका दुरुपयोग भी हुआ तो आपका एक्सपोजर, नुकसान कम होगा। करेक्ट।
अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कम लिमिट्स का क्रेडिट कार्ड करें, ताकि एट बेस्ट अगर मिसयूज हुआ तो कम लिमिट्स के पैसे ही आपके अकाउंट से जाएंगे। सर एक और चीज़ इसमें टैप करना, जो परमिशन दे देते हैं सर टैप का, वो सही रहता है? मुझे लगता है कि आपको बड़ी केयरफुल होना चाहिए कोई भी परमिशन देने से पहले। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या क्या परमिशन दे रहे हैं। वो टैप एंड पे कर देते हैं। एक बार उनको लगता है कि बस ये तो बहुत स्टाइलिश है, टैप किया सब पे हो गया। कभी आपने अपने आप से पूछने का प्रयास किया कि जब टैप कर रहा हूँ मैं क्या क्या परमिशंस दे रहा हूँ और क्या क्या परमिशंस ली जा रही हैं? करेक्ट। कोई इसमें पासवर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सीधा नहीं टैप है। किया, तो कोई एक लिमिट बंदा- सेट किया और कोई भी बंदा टैप करेगा, कुछ भी बंदा आपका मिसयूज कर सकता है। करेक्ट। एक SMS अलर्ट सेवा जरूर ले लें। आजकल बहुत सारे बैंक्स आपको SMS अलर्ट सेवा देते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो SMS अलर्ट आपके पास आ जाएगा। करेक्ट। आपको पता लग जाएगा ये ट्रांजैक्शन मैंने करी है या नहीं करी है, और अगर मैंने नहीं करी है तो नो प्रॉब्लम, आप तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को एक वे ऑफ लिविंग के तौर पर अडॉप्ट करें। पता लगा अवेयर रहें। मैंने वो भी देखा है कि दफ्तर में लोगों ने अपनी टेबल के साथ जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा है, पिन लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखे हुए हैं, ताकि भूल ना जाए। पूरी दुनिया हम भूल ना जाए। एक्चुअली हम भुलक्कड़ हो रहे हैं, बट उसका ये मतलब थोड़ा ना कि मैं पूरी दुनिया को दिखाऊं कि साहब मैं भुलक्कड़ हूँ, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये पिन कार्ड है। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। रखना है तो कहीं सुरक्षित जगह पर रखिए, वैसे मत रखिए। बेसिकली साइबर हाइजीन का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल डिलिजेंट रहिए, सावधान रहिए, ताकि आप टू लार्ज एक्सटेंट यू कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। सर जैसे अभी आपने बोला कि साइबर क्राइम अगर आपको लॉन्च करना है केस, तो उसका क्या प्रोसेस है सर? साइबर क्राइम अगर आपको लॉन्च करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, आप 1930 को कॉल कर सकते हैं, 1930, जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर जो है पुलिस अधिकर्मी मैन करते हैं, और वो तुरंत ऑनलाइन ही जैसे आप कॉल करेंगे आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो देखेंगे बैंकिंग चैनल में पैसा है या नहीं। अगर पैसा है तो उसे ब्लॉक कर देंगे, ताकि पैसा अल्टीमेटली आपके यहाँ वापस आ जाए, सुरक्षित हो जाए। सेकंड ऑप्शन है, आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जा सकते हैं, जो है cybercrime.gov.in। वहाँ पर भी जाकर ऑनलाइन ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। द मोमेंट आप रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर आप एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट कर पाएंगे। ये नंबर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नंबर होता है। इससे आप लगातार ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत की कारण क्या पोजीशन क्या है। समझ गया। रेफरेंस नंबर मिल जाता है। और थर्ड, आप ये दोनों नहीं करना चाहते तो आप अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। बहुत सी स्टेट पुलिस आजकल आपको ये सुविधा देती है कि आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकें, तो वो आप कर सकते हैं। आप अपने स्टेट पुलिस की पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट पर जाकर या कॉन्टैक्ट ईमेल ID पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। आप थाने जाना चाहें आप थाने भी जा सकते हैं, कोई पुलिस पोस्ट जाना चाहें वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट थंब रूल बहुत क्लियर है कि देखिए, साइबर क्राइम आज चारों ओर फैल चुका है, और आज शर्म की बात नहीं है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। पहले वो दौर होता था जहाँ लोग कहते थे ओहो मैं साइबर क्राइम का शिकार हो गया हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो दौर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आज लगभग हर आदमी साइबर क्राइम का शिकार है। हर घर में एक बंदा है, हर घर में ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करने की सबसे खास बात यह है, जैसे आप रिपोर्ट करोगे आप विक्टिम की कैटेगरी में आ जाओगे। एक बार आप विक्टिम की कैटेगरी में आ जाएं तो आपके बरखिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग आधार नंबर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आधार जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आजकल अंधाधुंध करते हैं। पता लगा सिम कार्ड लेना है, आधार की कॉपी लो, कहीं होटल जाना है, स्टे करना है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सब जगह आधार। और अक्सर लोग फोटोकॉपी मांग लेते हैं। आप फोटोकॉपी कराने जाते हो तो फोटोकॉपी वाला कहता है भाई ये तो ठीक नहीं बना, मैं और दूसरी देता हूँ। पर्पस ये है कि सेकंड कॉपी वो यूज करता है, उसके 100, 200, 500 कॉपियां बनाता है और साइबर क्रिमिनल्स को बेचता है। क्योंकि आधार डेटा की कीमत है उस डेटा की। आधार आपका मिसयूज हो गया और मिसयूज होकर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, आपको पता लगा, अगर आपने नहीं रिपोर्ट किया तो प्रॉब्लम यह है, कानून मानता है क्योंकि आधार आपका था, मिसयूज आपने किया है, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन द मोमेंट आपको पता लगा साहब मेरा आधार मिसयूज हुआ है, तब आपने एटलीस्ट उसको रिपोर्ट कर दिया। एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया तब आप विक्टिम की कैटेगरी में आ गए कि साहब मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अगर चोर होता तो चोर पुलिस के पास क्यों जाता। तो विक्टिम की कैटेगरी में आना बहुत ज़रूरी है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अब तो फॉर्चुनेटली अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। कुछ साल पहले तो अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी भारतवर्ष में। कई साल पहले मेरी लॉ फर्म पवन दुग्गल एसोसिएट्स, हम लोगों ने एक सर्वे किया
जिसमें हमने जानना चाहा कि साहब ये बताइए कि अंडर रिपोर्टिंग भारतवर्ष में कितनी होती है। और उस ज़माने में 2015-16 की बता रहा हूँ बात, जहाँ पर हमने पाया कि अगर भारतवर्ष में 500 मुकदमे या 500 इंस्टेंसेस होते हैं साइबर क्राइम के, तो उनमें केवल 50 मैटर्स में ही पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है, और उन 50 मैटर्स में केवल एक मैटर में ही एफआईआर दर्ज होती है। तो 1:502 का रेशो था उस ज़माने में। फिर कोविड आ गया, अब तो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम। 32,000 केसेस हैं सर ऑलमोस्ट जो रजिस्टर्ड दिखा रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पता नहीं कितने होंगे। अनरजिस्टर्ड की तो आप गिनती ही नहीं कर सकते। आजकल ये पोजीशन है, और क्योंकि साइबर क्राइम जो ना अब एक ना केवल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन चुकी है, साथ ही साथ वो साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है। कोविड-19 के बाद हम लोगों ने एक नया फिनोमिनन देखना शुरू किया है, मैं उसे बोलता हूँ कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साइबर क्राइम, कि जहाँ पे साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर अलग अलग शहरों में, बड़े इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में आकर बस गई है। तो आपका कस्बे का जो साइबर क्राइम होगा वो कस्बे को टारगेट करेगा, तो वो उसने लोकल फ्लेवर का इस्तेमाल करेगा। जो महानगर का साइबर क्रिमिनल होगा वो दूसरे तरीके से टारगेट करेगा। हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर के अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं एब्सोल्युटली, कि किसको किस तरीके से टारगेट करना है, उसके उस तरीके का डेटा रखा हुआ है। भाई वो कहानी नहीं है कि डॉक्टर्स के पास जाओ तो एमबीबीएस वाला नॉर्मल डॉक्टर कहता है कि साहब मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो आजकल साइबर क्रिमिनल्स की भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं, और साइबर क्रिमिनल्स भी सोच समझ के हाथ डालते हैं, अपने टारगेट की प्रोफाइलिंग करके हाथ डालते हैं, और कई बार नहीं भी हो तब फिर जनरल जाल फेंकते हैं, जो फंस जाएगा वो उनका शिकार बन जाता है। इसमें बैंक भी इन्वॉल्व रहता है? बैंक्स का भी कई बार रोल होता है। देखिए ऑफिशियली बैंक का रोल हो नहीं सकता, एम्प्लॉयज़ के सर, लेकिन बैंक की जो एम्प्लॉयज़ का कई बार हमने देखा है वो बहुत नेगेटिव रोल होता है, क्योंकि तो वो डेटा, कई केसेस सामने आए जहाँ पर बैंक के एम्प्लॉयज़ ने डेटा बेच दिया और साइबर क्रिमिनल्स को दे दिया। कई बार मैंने देखा है कि बैंक के एम्प्लॉयज़ ने झूठे खाते, रोग अकाउंट्स खोल दिए, झूठे रिकॉर्ड्स, झूठे दस्तावेज लगा के डाल दिए। कई बार मैं भी देखता हूँ कि ये रोग खातों में पैसा आता है और पैसा फिर चला जाता है, और कुछ बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को पैसा मिलता है कि भैया ये रोग खातों को बरकरार बने रखो, हम आपको इतने पैसे देंगे। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। स्कैम चल रहा है, तो स्कैम पूरा चल रहा है। पूरे सिस्टम को टाइटन करने की आवश्यकता है। देखिए बाय एंड लार्ज बैंक तो इस तरह की चीज़ों में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि वो गवर्नड है बाय आरबीआई। बिल्कुल। लेकिन जो रोग एम्प्लॉई है, जिसने काम अपना मन ठान लिया है कि साहब मुझे गड़बड़ करनी है, यही करनी है, हाँ, तो वो तो ये गड़बड़ करेगा, उनको टारगेट करने की ज़रूरत है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, आपके पास टाइम भी कम है सर, 2025 का सबसे बड़ा स्कैम कौन सा हो सकता है जिससे लोग सतर्क रहें? 2025 का सबसे बड़ा स्कैम जो होने वाला है वो AI जनरेटेड स्कैम होने वाला है, स्पेसिफिकली AI जनरेटेड ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। अभी तक तो फाइनेंशियल फ्रॉड साइबर क्रिमिनल्स किया करते थे, हमें कहीं ना कहीं धोखे में डाल के, हमें हमारे ट्रस्ट को जीत के हमारा पैसा लिया करते थे। अब इस साल 2025 में ये फुली ऑटोमेट हो जाने वाला है, यानी कि ह्यूमन कंपोनेंट बहुत कम हो जाएगा। AI ही आपको ऑनलाइन प्रलोभन देगा, AI ही आपसे ऑनलाइन चीटिंग कराएगा, AI ही आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा, और AI ही आगे पैसे को डिसेमिनेट कर देगा, ताकि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है साइबर क्रिमिनल का वो कम से कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ AI का किया जाएगा फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। क्यों? क्योंकि आज प्रूफ ना मिले, ऐसा पर्पस बहुत क्लियर है ना। देखिए आज जब साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम करता है, उसको कहीं ना कहीं डर है कि अगर मैं पकड़ा गया या पुलिस के पास एविडेंस आ गया तो मुझे जेल जाना होगा। लेकिन जब साइबर क्राइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी तो आप किसको पकड़ेंगे? आज भारत के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम से संबंधित कोई कानून तो है नहीं। भारत का जो IT एक्ट सन 2000 है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। भारतीय न्याय संहिता जो भी 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम्स को कवर नहीं करती। तो AI क्राइम्स, खासतौर पर AI ड्रिवन ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं सबसे बड़े स्कैम्स होने वाले हैं, ना केवल भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में 2025 में। और उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस शुरू हो गए हैं। जैसे आजकल अगर हम डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो आजकल साइबर क्रिमिनल्स भी डिजिटल अरेस्ट थ्रू AI करा रहे हैं। पहले होता था कुछ महीने पहले कि वो खुद करा करते थे, करेक्ट, लेकिन अब वो अपने AI के अवतार के माध्यम से जो टारगेट वो ऐसा रियल है पूरा, और इतना रियल दिखाते हैं। अरे एक केस में तो ये उद्योगपति हैं, उनके पास फ़ोन आया, ने कहा जी वीडियो ऑन करो। उन्होंने वीडियो ऑन किया, उन्होंने देखा
कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो मुकदमा सुन रहे हैं और फिर वो दिशा निर्देश दे रहे हैं उनको कि साहब आप किस केस में इन्वॉल्व हैं, आप 7 लाख रुपए 7 करोड़ रुपए जमा कराओ। वो कन्विंस हो जाते हैं, चुके हैं लोग, वो कन्विंस हो जाते हैं उस इम्पर्सोनेटेड वीडियो को देखते हुए और 7 करोड़ रुपए दे देते हैं। तो जब इस तरीके से हालत शुरू हो गई है कि आप इम्पर्सनेशन थ्रू एआई कर रहे हैं और एआई इतना ज़्यादा परफेक्ट होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी तो उसके पास क्षमता नहीं है। नेकेड आई से आप देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि साहब ये एआई ने बनाया है या क्या असल है। इस तरह के जब स्कैम इस साल 2025 के अंत तक आने वाले हैं, वो जो हैं तहस नहस कर देने वाले हैं। तो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम को एक और नॉच ऊपर ले जाने वाले हैं। एक नया एरा आने वाला है साइबर क्राइम का। बिल्कुल, हमें तैयार होना पड़ेगा और बहुत ही रूथलेस एरा आने वाला है। इसलिए जब बहुत बड़ा तूफान आता है, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, ज़मीन पे लेट जाओ, जब तूफान चला जाएगा खड़े होना, फिर जाके चलना शुरू कर देना। ये तूफान आने वाला है एआई ड्रिवन क्राइम का। इसलिए सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, एक्सपेरिमेंटेशन ना करें, इस मिथ्या में ना रहें कि साहब मैं स्पेशल हूँ, मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता, या इस मिथ्या में ना रहें कि साहब साइबर क्राइम्स तो दूसरों के साथ हो सकते हैं, मेरे साथ तो कभी होंगे नहीं, या कि वो तो पाश्चात्य देशों में होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। आप कभी भी टारगेटेड हो सकते हो, कभी किसी वक्त 24 घंटों में, कभी भी 7 दिन 365 दिन कभी पर भी आप टारगेट हो सकते हैं, अगर ऑलरेडी नहीं हुए हैं तो। वास्तविक तौर पर मैं मानता हूं कि 2 किस्म के लोग हैं दुनिया में, एक जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं, और दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो जब साइबर क्राइम इतना फैल चुका है तो कहीं ना कहीं हम जितनी जल्दी अपनी आंखों को खोलेंगे, जितनी जल्दी हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उतना ही हम एटलीस्ट अवेयरनेस लेवल को बढ़ाएंगे और अपने आप को एम्पावर करने की दिशा में आगे अग्रसर हो पाएंगे। एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि सर इस स्कैम से आप केस भी लॉन्च नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, क्योंकि एआई लॉ नहीं है, एआई को लेकर कोई लॉ है नहीं। जो एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट है वो साइलेंट है एआई को लेकर, भारतीय न्याय संहिता साइलेंट है एआई को लेकर। और सबसे बुनियादी बात, आज तक भारत में कानून ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं दिया है। आप जेल तो किसी लीगल एंटिटी को भेजेंगे ना, हवा को तो जेल भेज नहीं सकते। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून एक लीगल एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो आप एआई को तो भेज ही नहीं सकते। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि एआई के पीछे इंसान कौन था जिसने ये साइबर क्राइम किया। वो तो बहुत लंबी स्टोरी। ना केवल ढूंढना पड़ेगा, आपको एविडेंस लाना पड़ेगा जो उस इंसान को एआई के साथ जोड़े, जो लाना लगभग आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल लगता है। तो इसलिए कन्विक्शंस और कम हो जाएंगी, एआई क्राइम का बोलबाला बहुत तेज रफ्तार से बढ़ जाने वाला है। इसलिए हमें वो दौर आ गया है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अवेयर होना है, और हमारी अवेयरनेस ही हमारा सुरक्षा कवच बनने वाली है। करेक्ट। क्योंकि एक बार हमारी सुरक्षा कवच हमारी अवेयरनेस बन गई तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को रीजनेबली सिक्योर बना पाएंगे साइबर क्राइम के शिकार होने की दिशा से। गॉट इट सर। लास्ट क्वेश्चन है सर, इस क्या चैट जीपीटी सेफ है? चैट जीपीटी एक प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रीजनेबली सेफ है, लेकिन अगर आप कहें कि वो पूरी तरीके से सेफ है तो वो गलत बात है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी का दुरुपयोग हो सकता है और आपको टारगेट किया जा सकता है। ऑल दैट्स रिक्वायर्ड इज कि आपको प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग आनी चाहिए। आप ऐसी प्रॉम्प्ट दीजिए जो चैट जीपीटी आपके जवाब को ना बोल सके, आपके क्वेश्चन को ना बोल सके और आपको जवाब दे। तो हालांकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें इनबिल्ट कर रखी हैं उसको सिक्योर सेफ बनाने के लिए, तो बाय एंड लार्ज इट्स रीजनेबली सेफ, बट एब्सोल्यूट सेफ्टी कोई प्रोग्राम नहीं कह सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट सिक्योरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एनी एप्लीकेशन जो आपसे डेटा मांग रही है फ्री में, वो सेफ नहीं है। एनी एप्लीकेशन जो कह रही है कि साहब मैं आपको मुफ्त में वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रही हूँ, आप ले लीजिए और उसके बस में मुझे अपना डेटा दे दीजिए, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो आपके डेटा का दुरुपयोग करने लगी है, मोनेटाइज करने लगी है, उसको पब्लिक डेटा बनाने लगी है, आपकी प्राइवेसी को नेगेटिवली प्रेजुडिशली इम्पैक्ट करने वाली है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि फ्री लंच वाला ज़माना जितनी जल्दी हम उसको टाटा बाय बाय कर दें उतना अच्छा है। बेहतर है थोड़े पैसे दे दीजिए, लेकिन फ्री चीज़ मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि फ्री चीज़ में आप गिरवी रख रहे हैं अपनी पर्सनल प्राइवेसी के, गिरवी रख रहे हैं अपनी डेटा प्राइवेसी, और गिरवी रख रहे हैं अपनी डिजिटल लिबर्टीज़ का, जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा महंगा
हो सकता है। भारत में जो फ्रीबीज का ये प्रचलन चला है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको अवॉइड करें। और इस पॉडकास्ट को, क्योंकि सर के पास टाइम भी बहुत कम है, हम शॉर्ट रखेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं चाहूँगा कि सर से पूरे साइबर स्कैम के बारे में हम समझें डिटेल्ड वर्जन में, ताकि आप सब सेफ रहें। सर, जाते जाते एक लास्ट मैसेज हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि सर मैं झारखंड से हूँ, झारखंड हमेशा बदनाम रहा है सर फॉर साइबर स्कैम। और मुझे लगता है सिर्फ झारखंड नहीं, आज पूरा देश साइबर स्कैम में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं वो लोग भी इसमें घुस चुके हैं। तो सर, आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स। मैं आपकी श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि आज वो दौर आ गया है कि आप अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत कर लीजिए। आज वो समय आ गया है जहाँ पर इंटरनेट पर क्या एक अथाह महासागर है फेक इन्फॉर्मेशन का, फेक न्यूज़ का, फेक रिव्यूज़ का। तो जो चीज़ देखें उस पर विश्वास ना करें। हर चीज़ को डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट की भावना से देखें, और तब रिलाय करें जब आप उसकी ऑथेंटिसिटी को पूरी तरीके से चेक कर चुके हैं। कोशिश करें अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। कोशिश करें अच्छे साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करें। कोशिश करें अपनी तमाम सारी जानकारी को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें। सारी दुनिया को आपके बारे में सारी चीज़ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हम कम से कम शेयर करेंगे, जितने हम कंजूस हो जाएंगे अपने डेटा को शेयर करते हुए इंटरनेट पर, उतने ही ज़्यादा हम सुरक्षित, सशक्त और सिक्योर होते जाएंगे। अपनी सुरक्षा आपके हाथों में। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स।